हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमेशा हर साल आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम। यानी कि जो केपलर नामक जो खगोलविद है, यानी जो साइंटिस्ट है, इन्होंने ग्रहों की गति संबंधी 3 तरह के नियम दिए हैं और उन तीनों नियमों को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं इनके नाम को, फिर इसके बाद पूरा डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो केपलर नामक जो साइंटिस्ट है, इन्होंने ग्रहों की गति संबंधी 3 तरह के नियम दिए। जो प्रथम नियम है, इस प्रथम नियम को कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि केपलर का जो प्रथम नियम है ग्रहों की गति संबंधी, उस नियम को हम लोग कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और जो केपलर ने जो दूसरा नियम दिया है, उस दूसरे नियम को हम लोग कहते हैं द्वितीय नियम या क्षेत्रफली वेग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और जो तीसरा नियम है, यानी कि जिसको हम लोग कह रहे हैं तृतीय नियम, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि तृतीय नियम को एक और नाम से जानते हैं, परिक्रमण कालों का नियम। परिक्रमण काल का मतलब कि यदि कोई एक ग्रह है और उस ग्रह के चारों तरफ एक अन्य ग्रह चक्कर लगा रहा है, तो उस एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लगाता है वह उसका क्या कहलाता है, परिक्रमण काल कहलाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम को पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि केपलर का प्रथम नियम, या हम कहेंगे कक्षाओं का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो, इसमें कहा जा रहा है, लिखा गया है कि सभी ग्रह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर स्थित होता है। ठीक है, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये है कि जो सूर्य है, उस सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह क्या होते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं, और जो सूर्य होता है उस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के किसी एक अक्ष पर या किसी एक फोकस पर क्या होता है, स्थित होता है। ठीक है, तो आइए इस चीज को हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि जो सूर्य यानी कि जो ग्रह है सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो दीर्घ वृत्ताकार होता है कुछ अंडाकार आकृति में होता है। ठीक है, हम कुछ इसका चित्र यहाँ पर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये दीर्घ वृत्ताकार है। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, दीर्घ वृत्ताकार में 2 तरह के केंद्र होते हैं, यानी 2 केंद्र होते हैं। हम लोग यहाँ पर इसको केंद्र न कह करके इसको फोकस कह दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 केंद्र नहीं हो सकते, फोकस हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर दर्शा दे रहे हैं F1 और इसको F2। यदि हम इसको मिला दें तो ये हमारा क्या होता है, इसका अक्ष होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर इस दीर्घ वृत्ताकार जो कक्षा है, यानी जो अक्ष है, यहाँ पर कोई एक ग्रह है जो कि चक्कर लगा रहा है इस सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ सूर्य। तो सूर्य मैंने बताया कि किसी एक फोकस पर स्थित होगा। तो यहाँ पर मान लिया हमने F1 है, तो यहाँ पर मान लेते कि सूर्य यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सूर्य स्थित होगा। ठीक है, तो इस सूर्य के परितः ये सभी ग्रह क्या होंगे, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करेंगे। ठीक है, तो ये पहला नियम कहलाता है, यानी कि सभी ग्रह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर स्थित होता है। यानी कि ये हमारा क्या, एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष है। ठीक है, और इस कक्ष पर क्या हो रहा है कि एक कोई ग्रह, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, एक कोई ग्रह है जो इस सूर्य के चारों तरफ क्या होगा, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करेगा, और ये जो सूर्य है इस फोकस पर, चाहे F1 पर चाहे F2 पर, कहीं पर एक जगह स्थित होगा। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है केपलर का प्रथम नियम, यानी कक्षाओं का नियम। ठीक है, यानी कि इस नियम से हमें ग्रह की कक्षाओं का जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे कि केपलर का द्वितीय नियम, यानी कि क्षेत्रफली वेग का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि इस नियम में कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, कोई भी ग्रह है और उस ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा
समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। आइए इस चीज को हम लोग फिर और चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो ग्रह है, ठीक है, ये जो ग्रह है यहाँ पर स्थित है, ठीक है। हमने क्या किया कि इसको सूर्य से मिला दिया, ठीक है। चलो एक बार फिर से हम लोग चित्र को डिटेल बढ़िया से बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये हमने क्या किया कि एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा बनाया, ठीक है। यहाँ पर सूर्य स्थित है, यहाँ पर सूर्य क्या है, स्थित है। और यहाँ पर मान लेते इस कक्षा पर ये क्या है, ग्रह है, जो कि इस सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। तो इससे यदि काल्पनिक रेखा खींच करके इस ग्रह को मिला दिया जाए, तो हम मान लेते हैं कि ये ग्रह क्या हो रहा है कि इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो मान लेते हैं कि अभी इस समय यहाँ पर ग्रह है, तो कुछ समय बाद यानी कि मान लेते t1 समय बाद यह ग्रह गति करके यहाँ पर चला गया, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से काल्पनिक रेखा द्वारा मिलाया जाए तो हम इसको कहें A स्थिति और ये B स्थिति है। तो ये जो क्षेत्रफल जो तय करेगा, ठीक है, ये क्या होगा, कुछ न कुछ क्षेत्रफल तय करेगा। अब यही मान लेते कुछ समय बाद यही ग्रह गति करके यहाँ पर यदि आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है और फिर इसके बाद कुछ समय बाद यानी t2 समय बाद मान लेते हैं कि अब ये यहाँ पर आ गया। तो इस पोजीशन को नाम दे देते हैं C और इसको नाम देते हैं D। तो इससे यदि सूर्य से मिलाया जाए, ठीक, इन दोनों स्थितियों को, तो ये जो क्षेत्रफल होगा इसको कह दें A2 और इसको कह दें A1। तो ये दोनों क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी हम कह सकते हैं A1 बराबर A2, या हम कह सकते हैं कि आकृति, इसको अगर हम कहें O है, ठीक है, तो कह सकते हैं आकृति OAB का क्षेत्रफल बराबर आकृति OCD का क्षेत्रफल। तो ये हमारा द्वितीय नियम कहलाता है। यानी कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी कि किसी भी समय अंतराल में यदि हम ग्रह को सूर्य से एक काल्पनिक रेखा द्वारा मिलाएं, तो ये जो क्षेत्रफल है और उसके बाद कुछ समय बाद और भी जो दूसरा क्षेत्रफल होगा दूसरी स्थिति में, ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि ये जो सूर्य है, ठीक है, ये जो सूर्य है, इस सूर्य के पास यदि कोई ग्रह जितना पास में होगा उतना ही इसका वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। ये ध्यान रखना कि यदि कोई ग्रह सूर्य के जितना पास होगा उतना ही उसका वेग क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। और ये सूर्य से अगर कोई ग्रह जितना दूर होता है उतना ही उसका वेग क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर कुछ कम वेग होगा, धीरे धीरे ये क्षेत्रफल तय करेगा, और यहाँ पर जो क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन ये समान होंगे और वेग यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये ग्रह इसके पास आएगा, सूर्य के पास आएगा, वैसे इसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फिर जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे इसका वेग क्या होता है, घटता है। और फिर जैसे जैसे सूर्य के पास में आएगा वैसे वैसे इसका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो ये आकृति OAB का जो क्षेत्रफल है और आकृति OCD का जो क्षेत्रफल, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये हमारा केपलर का दूसरा नियम कहता है, यानी कि क्षेत्रफलीय वेग का नियम कहता है, ठीक है। इसमें ये कहता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये देख रहे हो कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा, ये जो क्षेत्रफल है और ये जो क्षेत्रफल, ये क्या होगा, ये ग्रह समान क्षेत्रफल तय करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, केपलर का दूसरा नियम कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे केपलर का तृतीय नियम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग डाला गया है कि तृतीय नियम यानी परिक्रमण कालों का नियम। यानी कि जो केपलर का जो तीसरा नियम है, केपलर के तीसरे नियम को हम लोग परिक्रमण कालों के नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आइए तीसरा नियम क्या कहता है। इसमें कह रहा है कि किसी भी ग्रह का सूर्य के परिक्रमण काल का मतलब बताया है प्यारे बच्चों मैंने, कि यदि कोई ग्रह है, कोई दूसरा ग्रह उसके परितः अगर चक्कर काट रहा है, तो उसका एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगेगा वह उसका क्या कहलाता है, परिक्रमण काल कहलाता है, या आप कह सकते हो परिभ्रमण काल भी कह सकते हो, ठीक है। तो यही चीज कहा जा रहा है कि किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि जो परिक्रमण काल है वो हमारा कितना है, कैपिटल T है, यानी टाइम पीरियड्स, ठीक है। तो कहा गया कि
इस परिक्रमण काल के वर्ग के, तो परिक्रमण काल के वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी दीर्घ वृत्ताकार अक्ष के तृतीय घात के, तो ये दीर्घ वृत्ताकार अक्ष का ये तृतीय घात के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, केपलर का तृतीय नियम। तो इसी को हम लोग चित्र के माध्यम से फिर समझ लेते हैं इस नियम को। तो प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक दीर्घवृत्ताकार अक्ष है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। तो यदि कहा गया है कि यहाँ पर कि दीर्घवृत्ताकार अक्ष के अर्ध दीर्घ का मतलब कि हम इसको क्या करेंगे, आधा बांट देंगे। तो इस तरह से आधा बांट दिया हमने, तो इसको मान लेते हैं O, और इसका नाम ये वाली ऊंचाई दे देते हैं B, और ये दे देते हैं यहाँ से यहाँ तक का A। तो इसके अक्ष का अर्ध भाग को कहा गया है उसके तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यही वाली दूरी हम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा इसके A के 3 घात। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, केपलर का तृतीय नियम कहलाता है। यानी कि किसी भी ग्रह का सूर्य के परिक्रमण काल का वर्ग, ठीक है, परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध अक्ष के तृतीय घात के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसके अर्ध अक्ष है इसका, तो ये मान लेते हैं कितना है, A है। ठीक है, तो इस A के क्या होगा, तृतीय घात के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो ग्रह का परिक्रमण काल होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ग्रह का परिक्रमण काल क्या है, कैपिटल T है, और इसका अर्ध भाग कितना है, अर्ध भाग का अक्ष जो है वो कितना है, A है। तो इसके तृतीय घात के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज की हमारी टॉपिक कंप्लीट होती है। ठीक है, तो फिर बच्चों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।